नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी बाल विकास की क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और आप सभी को पता है कि ये टॉपिक आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और खासकर आपके सीटेट के लिए, ये सीटेट में तो कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका सीटेट बहुत ही जल्द होने वाला है। तो फिर अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। हम लोग ने वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में पढ़ लिया था, और आज हमें पढ़ना था जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर अपनी आज की क्लास। हेडिंग बना लीजिएगा सब लोग, जीन पियाजे। जीन पियाजे। जीन पियाजे की अगर हम लोग बात करें तो कुछ पहले जान लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। कौन थे जीन पियाजे, क्या काम धाम करते थे, कुछ इनका एक बेसिक परिचय हो जाए। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपने मनोविज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे लिए इनकी, हमारी शिक्षा में इनकी क्या उपयोगिता थी। तो अगर हम लोग जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे पेशे से तो जंतु विज्ञानी थे। सबसे पहली बात, ये रहने वाले कहाँ के थे, तो निवासी। जीन पियाजे जो महोदय हैं, ये निवासी थे स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे निवासी थे स्विट्जरलैंड के, और पेशा इनका था, पेशे से जंतु विज्ञानी यानी कि बायोलॉजिस्ट थे ये। जंतु जोलॉजिस्ट, जंतु विज्ञानी, जीवों पे जो रिसर्च करे वो जंतु विज्ञानी। तो पेशे से ये जंतु विज्ञानी थे। ये हो गई इनकी कुछ नॉर्मल सी बातें जो एक परिचय के लिए जरूरी था कि निवासी थे स्विट्जरलैंड के, और पेशे से क्या थे, पेशे से थे जंतु विज्ञानी। अब हम समझते हैं कि हमारे मनोविज्ञान में इनकी क्या उपयोगिता थी, हम अपने मनोविज्ञान में इनको क्यों इतना महत्व देते हैं। तो वाकई में कहें तो बहुत ही टैलेंटेड, मनोविज्ञान को एक अलग सीमा तक पहुंचाने वाले व्यक्ति। ऐसी कोई बात नहीं जो इन्होंने कही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए। इनका एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो स्टेटमेंट है कि उन्होंने बालक को उन्होंने बालक को नन्हा वैज्ञानिक उन्होंने बालक को नन्हा वैज्ञानिक माना है। उन्होंने बालक को नन्हा वैज्ञानिक माना है जो अपने ज्ञान की रचना जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। यह स्टेटमेंट है जीन पियाजे का। और सच में बालक को इन्होंने एक नन्हा वैज्ञानिक माना। इन्होंने कहा कि बालक जो है वो अपना ज्ञान खुद से बनाता है, जो सीखना चाहता है उन्हीं चीजों को सीखता है। तो बालक को इन्होंने एक नन्हा वैज्ञानिक माना है और कहा है कि बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। इसके अलावा जीन पियाजे ने 3 सिद्धांत दिए हैं, मनोविज्ञान के 3 सिद्धांत दिए हैं। और पहला सिद्धांत तो उसमें से है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, और तीसरा जो कि आप सभी से परिचित हैं, जीन पियाजे जिस सिद्धांत की वजह से जाने जाते हैं, जहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन उठ के आते हैं, वो है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी। लर्न, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके एक एक सिद्धांत देखेंगे। लिख लीजिएगा पहले, इन्होंने इन्होंने 3 सिद्धांत
इन्होंने 3 सिद्धांत दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सिद्धांत है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। और तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये रहे आपके 3 सिद्धांत जिनके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में चर्चा करनी है, जहां से आपके सबसे ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस उठ के आते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़े हम लोग और अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चले और पहले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जो पहला है आपका वो है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत। अब भाषा एवं विचार के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 2 प्रकार की भाषाएं बताई हैं। इन्होंने 2 प्रकार की भाषाएं बताई हैं। पहली भाषा जो इन्होंने बताई वो बताई है अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा। और दूसरी जो इन्होंने बताई वो बताई सामाजिकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा। अब अहम केंद्रित भाषा कब बालक में पाई जाती है ये समझना है, और कैसी होती है ये समझना है। तो जो अहम केंद्रित भाषा होती है ये शैशव अवस्था में पाई जाती है। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था में पाई जाती है। और कैसी होती है तो ये एक तरफा होती है। सामाजिकृत भाषा में अगर बात करें तो ये कब पाई जाती है और ये कैसी होती है, तो ये शैशव अवस्था में आपकी अहम केंद्रित भाषा खत्म हो जाती है और उसके बाद हमेशा आपके पास कौन सी भाषा आती है, शैशव अवस्था के बाद हमारे पास पूरे लाइफ कौन सी भाषा होती है, सामाजिकृत भाषा। और सामाजिकृत भाषा होती कैसी है तो ये 2 तरफा भाषा होती है। 2 तरफा। अब ये हो गई एक बुकिश लैंग्वेज। अब इसको समझते हैं कि ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है। क्या होती है अहम केंद्रित भाषा? अहम केंद्रित भाषा मीन्स क्या होता है कि जब हम दूसरे की नहीं सुनते, हम सामने वाले की नहीं सुनते, हम सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं। हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। अहम केंद्रित भाषा क्या हुआ कि अगर मैंने आम को इमली कहा तो फिर ये इमली ही है। मैं नहीं जानता कि आप इसको मानते हैं कि नहीं, आपकी मजबूरी है कि इसको इमली कहना। अब ये पेन है, अब ये पेन है, अगर बालक ने इसको डंडा कह दिया कि ये डंडा है और ये डंडे की तरह ही उसका उपयोग करेगा, ये इसको कभी लिखने के लिए नहीं, ये जब भी मारना होगा तो आपसे कहोगे बेटा जाओ डंडा उठा लाओ, तो ये दौड़ के आएगा, उठा लाएगा इसको। मतलब इसको जो चीज समझ में आ जाएगी वही चीज ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है अहम केंद्रित भाषा। मतलब जब भाषा के प्रयोग में हम आपकी ना सुने और जिद ठान के बैठ जाए कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, तो होता है अहम केंद्रित भाषा। और बालक की ये कौन सी स्टेज में होता है, शैशवावस्था। और यहां पे बालक किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनाता है, इसीलिए इसे कहा गया एक तरफा। दूसरी होती है सामाजिकृत भाषा। जब अपनी सुने और दूसरे की, जब अपनी सुनाए और दूसरे की सुने, अपनी सुनाए भी और दूसरे की सुने भी, जब 2 वे कन्वर्सेशन हो, कुछ आप बताइए कुछ हम बताएं तब बात बन जाए, कुछ आप बताइए कुछ हम बताते हैं फिर बात बन जाती है, वो वाली जब स्टेज आती है तो उसको बोलते हैं सामाजिकृत भाषा। और ये कौन सी स्टेज होती है, ये आती है शैशवावस्था के बाद। जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उसी समय पे वो
इस दुनिया में, इस समाज में एंटर करता है, स्कूल जाता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, वहां अपने दोस्तों से बात करता है, कुछ अपनी घर की बताता है, कुछ उनके घर की सुनता है, टीचर से बातचीत करता है, कुछ टीचर की सुनता है, कुछ टीचर को अपनी समस्याएं बताता है। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो शैशवावस्था के बाद भाषा कैसी हो जाती है? दो तरफा हो जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग को बात करनी है कि या कुछ और बातें कर लेते हैं। पियाजे ने, एक पॉइंट लिखिएगा, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए रूसो इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन किया। तो पियाजे ने अपना जो भाषा एवं विचार का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादन के लिए कहां पे अध्ययन किया? तो रूसो इंस्टीट्यूट है, वहां पे इन्होंने अपना अध्ययन किया। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर यहां से निकल के आती है, वो क्या है उसको देखते हैं। जब आपने अभी अभी वाइगॉट्स्की पढ़ा था, आज से 2 क्लास पहले आपने वाइगॉट्स्की के बारे में जब पढ़ा था, तो आपको एक चीज याद होगी कि वाइगॉट्स्की ने क्या, भाषा को पहले रखा था, विचार को बाद में। उन्होंने कहा कि हमारे मन में लाखों विचार हो, लेकिन जब तक उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई साधन, हमारे पास कोई माध्यम नहीं हो, जब तक हमारे पास कोई साधन नहीं हो, हमारे पास कोई माध्यम नहीं हो, तब तक ऐसे विचारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन आज जब पियाजे की बात करें, तो पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वाइगॉट्स्की ने भाषा को पहले रखा और पियाजे ने विचार को पहले रखा। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। अब एक चीज इसको समझते हैं, वहां पे उन्होंने अपना तर्क दिया था और यहां पे इनका तर्क समझते हैं कि पियाजे ने विचार को पहले कैसे रख दिया। इन्होंने कहा आपके पास लाख भाषा है, सामने से एक भैंस जा रही थी, या सामने से एक घोड़ा जा रहा था, सामने से एक गधा जा रहा था, और आपके सामने आप खड़े थे मेरे सामने। अब हमारी आपकी बन नहीं रही है, कुछ दिमाग बहुत खराब है एकदम, और हम क्या करेंगे कि कहेंगे आप पे टॉन्ट मारना जानते हो ना, कि लोग टॉन्ट मारते हैं, कहते हैं टॉन्ट मार रहे हो, कहा भैया टॉन्ट काहे मार रहे हो भैया, जो बोलना है साफ साफ बोलो। तो आप सामने खड़े हैं और हमने कहा भाई बिल्कुल जानवरी हो क्या, कैसे बोल दिया, तुम एक जानवर हो, बिल्कुल जानवर हो यार, बिल्कुल जानवर, छी। अब आप भड़क गए इसी बात पे, तुमने मुझे जानवर कैसे बोला, तुमको तो हम देख लेंगे, आके देख लेंगे, सब शाम को मिलो, आज देखते हैं तुमको कि तुमने मुझे जानवर कैसे बोल दिया, बहुत दिमाग खराब हो गया कर दियो तुम, एक तो ये नहीं वो नहीं हो, ऊपर से जानवर बोल रहे हो मुझे, तुम क्या। 4 लड़के लेके वो आ गया, अब तुम क्या कहोगे, भाई मैंने इसको जानवर कब बोला, देख तुमको लगा अब तो मैं पिटा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो तुम क्या करोगे, भाई सिंपल, भाई मैंने तुमको जानवर कब बोला, पीछे से यार भैंस जा रही थी और वो एक आदमी को मारने जाती, मैंने कहा बिल्कुल जानवर जानवर ही रहेंगे, बिल्कुल जानवर है ये तो जानवर मैंने उसको बोला था, और भैंस जानवर नहीं होती है यार, तुम खुद को समझना तो समझो, मेरी क्या गलती, मैंने तो तुमको कुछ नहीं कहा है, मैंने कब तुमको जानवर कहा, मैंने तो वो भैंस जा रही थी मैंने उसको कहा था। यहां पे आपको क्या लगा कि तुम एक जानवर हो। अब यहां पे किसको कहा गया, यहां पे ये जानवर शब्द उस जानवर के लिए यूज किया गया था, या मेरे सामने खड़े एक व्यक्ति को टॉन्ट मारने के लिए कहा गया था, यह चीज बिल्कुल नहीं क्लियर हुई। ये बोलने वाले के विचारों पर निर्भर करता है कि उसने किसको संबोधित किया यहां पे जानवर से। तो आपके पास लाख भाषा हो, लेकिन जब तक आप सामने वाले के विचारों से नहीं परिचित हैं, आप नहीं कह सकते कि वो भाषा का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग हुआ है
वो किसके लिए हुआ है। बात समझ में आई? चलो इसको लिख लो। लिखिए इसको। तुम एक तुम एक जानवर हो। इस वाक्य से इस वाक्य से यह नहीं पता चल रहा इस वाक्य से यह नहीं पता चल रहा कि जानवर किसी पशु को या फिर या निर्दयी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। यह बोलने वाले के विचारों पर निर्भर करता है कि उसने किसे संबोधित किया। क्लियर? तो ये रहा आपका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। एक पॉइंट यहां से हम लोग और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उस बुक का नाम जानेंगे कि जहां से ये किताब ली गई है, उस बुक का नाम जानेंगे जहां से ये सिद्धांत लिया गया है। उस बुक को नहीं जानेंगे जहां से ये किताब ली गई है। ठीक है? पियाजे का यह सिद्धांत उनकी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड से लिया गया। क्लियर? तो इसको अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कायदे से। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार दोबारा से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? ये आपका भाषा एवं विचार का सिद्धांत पूरा हो गया। चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग को बात करनी है पियाजे के दूसरे सिद्धांत के बारे में। और उनका दूसरा सिद्धांत जो है वो कौन सा है? उनका दूसरा सिद्धांत है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो क्या बताओगे? नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? देखो, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो ज्यादातर कोलबर्ग का ही एग्जाम में पूछता है। तो अगर पियाजे और कोलबर्ग दोनों एग्जाम में है तो फिर आप वहां पे आंसर आपका कोलबर्ग ही होगा। पर हाँ, अगर इनकी स्टेजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोनों लोगों ने
अलग अलग स्टेजेस बताइए, जैसे उन्होंने एक स्टेज बताई फिर उसके 2 पार्ट किए, उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि कॉलबर्ग की बात हुई है। पर अगर इनकी स्टेजेस से क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्लियर रहेगा कि ये पियाजे वाले नैतिक विकास की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके इन्होंने 3 चरण बताए हैं कि 3 पार्ट्स में हम नैतिकता को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे चरण हम लोग देख लेते हैं। देखो जो पहला चरण होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक, यहां पे क्या होता है, शून्य नैतिकता। शून्य नैतिकता क्या होती है, यहां पे शून्य होती है, और एज क्या होती है, 0 से लेकर के 5 साल। आप शैशवावस्था के गुण में पढ़ चुके हो कि जो 0 से 5 साल की जो अवस्था होती है, इसमें बालक के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है और शून्य नैतिकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को जो देखना है वो होती है परायत ऑब्लिक पराधीन नैतिकता। परायत ऑब्लिक पराधीन नैतिकता। परायत ऑब्लिक पराधीन, पराधीन मीन्स क्या होता है समझ रहे हो, परायत ऑब्लिक पराधीन, इसका मतलब समझ रहे हो ना बेटा। अच्छा, एक होता है स्वाधीन, एक होता है पराधीन। जब आप पराधीन यानी कि आप दूसरे के जब अंडर में होते हो तो उसके लिए क्या, पर आधीन, पराधीन को अगर तोड़े तो 2 शब्द निकल के आते हैं, पर धन आधीन, मतलब जब दूसरे के अधीन है उस चीज को बोलते हैं पराधीन। तो यहां पे नैतिकता क्या होती है, परायत होती है या पराधीन होती है, यानी कि दूसरे के अंडर में होती है। और दूसरे के अंडर में होने का क्या मतलब है कि यहां पे मम्मी पापा, भाई, बड़े भाई बहन, पास पड़ोसी आपके अंदर जैसे संस्कार डाल देते हैं, आपके अंदर नैतिकता बिल्कुल वैसी ही कार्य करती है। जैसे आपको बता दिया जाता है कि जीव को मारना पाप है, जीव को मारना पाप है। अब आपको रटा दिया गया जीव को मारना पाप है क्योंकि आपने एक बार चींटी जा रही थी, उसके नीचे पैर रख दिया था और वो मर गई थी। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, जीव को मारना पाप है। अब आपने सीख लिया कि जीव को मारना पाप है, अब आप जिंदगी में फिर कभी जीव नहीं मारोगे, आप समझ जाओगे कि उसको दर्द होता है। तो ये हो गई कि जैसा सिखा दिया गया बिल्कुल आप वैसा ही कॉपी करोगे। तो परायत या पराधीन नैतिकता क्या होता है, जब नैतिकता दूसरे के अधीन हो। इसको लिख सकते हो आप, जब नैतिकता दूसरे के अधीन हो, जब नैतिकता, जब नैतिकता दूसरे के अधीन हो। जब नैतिकता दूसरे के अधीन हो, एग्जाम्पल, जीव मारना पाप है, जीव मारना पाप है। नेक्स्ट हम लोग को जो बात करनी है वो, ये कलर आपको खुद दिखते हैं, दिखता है कि नहीं, दिख रहा है ना, एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो अब अगर हम लोग थर्ड टाइप की अपनी नैतिकता की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका स्वायत्त। को चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। स्वायत्त या स्वाधीन, ये दिख रहा होगा, स्वायत्त या स्वाधीन, स्वायत्त या स्वाधीन नैतिकता। जब नैतिकता स्वयं के अंडर में हो, मतलब आपको अब किसी से पूछना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, आप जब नैतिक डिसीजंस अपने स्वयं से ले सको, जब आप अपने नैतिक डिसीजन स्वयं से ले सको कि क्या करना सही है क्या करना गलत है, तो वहां पे क्या होता है कि वो नैतिकता हो जाती है स्वायत्त या स्वाधीन नैतिकता, जब नैतिकता आपके अंडर में हो। ठीक है,
अब कैसे स्वायत्त नैतिकता 9 के बाद देखो, अब मैंने आप मान लिया मम्मी पापा ने आपको 5 से 9 वाली स्टेज में आप थे, आपको सिखा दिया कि जीव को मारना पाप है। अब एक सांप कोबरा खड़ा है, अब एक कोबरा खड़ा है और अब क्या, अब भी उसे मारना पाप नहीं है, आपको वो डसने जा रहा है, अगर आपने उसे नहीं मारा तो वो आपको डस लेगा, तो क्या उसे मारना पाप है? नहीं। अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए अगर आप किसी जीव की हत्या करते हैं तो वो बिल्कुल भी पाप नहीं होता है। ठीक है, अब इसके सिवा एक और एग्जांपल समझते हैं और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि आपको मम्मी पापा ने एक चींटी का एग्जांपल लेके सिखाया था इस वाली स्टेज में, परायत वाली स्टेज में, कि जीव को मारना पाप है। आप बड़े हुए, दौड़े, भागे, पढ़े लिखे और आर्मी में भर्ती हो गए, बॉर्डर पे हो गई आपकी पोस्टिंग, धर 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 आतंकवादियों का अटैक हुआ और गोलियां चलने लगी। अब जब गोलियां चल रही हैं, आतंकवादी आप पे गोलियां बरसा रहा है और चींटी मारना पाप था, एक छोटा सा जीव मारना पाप था, अब तो एक बड़ा सीधा लंबा हट्टा कट्टा आदमी आप पे गोलियां बरसा रहा है, क्या अब भी जीव को मारना पाप है? बताओ, क्या अब भी जीव को मारना पाप है बेटा? अब तो जीव को मारना पाप बिल्कुल नहीं रह गया ना, अब तो ले श्यों श्यों, अब तो तुरंत उसको जहां मौका मिले लपेट देना है। ठीक है, तो अब जहां पे समाज का भला, जहां से समाज का कोई नुकसान नहीं रह रहा है, वहां आप खुद से डिसाइड करो कि भाई इससे मेरा कोई नुकसान, इसको मैं क्यों फर्जी मार दूं। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि ये सामाजिक तत्व नहीं रह गया है, अब ये असामाजिक हो रहा है, अब इसको समाज की बेहतरी के लिए इसको मारना ही उचित है, वहां पे आपकी नैतिकता जब आपके स्वाधीन होगी तो आप डिसीजन ले पाओगे कि अब मारना जीव को पाप नहीं है। ठीक है, तो यानी कि स्वायत्त स्टेट में जीव को मारना पाप है पर आतंकवादी को मारना पाप नहीं रह गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, जीव को मारना पाप है पर आतंकवादी को नैतिकता, यहां पे नैतिकता आपके अधीन थी तो आपने खुद से डिसीजन लिया कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, पर आतंकवादी को मारना नैतिकता। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। बस इतनी ही बातें थी, यहां से 3 स्टेजेस बताई, पूर्व नैतिक, फिर परायत या पराधीन नैतिकता, और फिर बताया स्वायत्त या स्वाधीन नैतिकता। तो 0 से 5 साल की जो एज होती है उसमें आपके पास नैतिकता 0 होती है, 5 से 9 में परायत होती है, यहां पे आपकी नैतिकता दूसरे के अधीन होती है, मम्मी पापा ने जैसा कह दिया वैसा ही आपकी नैतिकता आप फिक्स कर लेते हो कि हाँ ऐसा ही होता है। फिर आती है आपकी स्वायत्त या स्वाधीन नैतिकता जो कि 9 साल के बाद होती है। यहां पर क्या होता है कि जीव को मारना पाप है पर आतंकवादी को मारना नैतिकता है। ठीक है, यह सिद्धांत कहां से लिया गया है, एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि यह सिद्धांत पियाजे, अब यहां से आपको देखिए हर सिद्धांत अलग किताब से लिया गया है, आपको यह भी पता चल गया कि पियाजे की 3 किताबों के नाम भी यहां से आपको पता चलेंगे। यह सिद्धांत पियाजे की पुस्तक दी मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो यह सिद्धांत पियाजे की पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। इस पेज का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत अच्छे से सब कुछ दिख रहा है ना, एक बार कमेंट करके बता दो सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है, आप मेरी आवाज आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रही है, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, एग्जाम्पल्स आप लोगों को कैसे लगे। चलिए एक बार फिर से पलट के देख लें। देखो जीन पियाजे के बारे में हमने इनका परिचय जाना, फिर जाना कि इन्होंने 3 सिद्धांत दिए,
जिसमें आपका पहला सिद्धांत था भाषा एवं विचार का सिद्धांत। ये रहा आपका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। फिर आपके बारे आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जानी कि पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। फिर उनकी पुस्तक का नाम जाना, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। उसके बाद हमने बात की दूसरे सिद्धांत की, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, और आपने इसमें तीनों स्टेजेस जानी, और उसके बाद यह भी जाना कि यह सिद्धांत कहां से लिया गया है और वो उनकी किस किताब से लिया गया है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग दो ही सिद्धांत रखेंगे, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ही जोरदार टॉपिक रहने वाला है। कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। कल की क्लास अगर कर ली तो कम से कम 2 नंबर से 3 नंबर तक आपके पक्के, 2 तो पक्का कह रहा हूं, 3 हो जाए तो कहना मत, 4 हो जाए तो भी कहना मत कि सर आपने तो 2 कहा था, मैंने तो 4 ले आया। गड़बड़ नहीं होगी, 4 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल की क्लास कोई नहीं मिस करेगा। और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग अपनी कल की क्लास में लेंगे, बहुत ही जोरदार तरीके से लेंगे। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।